तारीख 24 फरवरी 2025। मौका था रूस यूक्रेन वॉर की तीसरी बरसी का। इसी रोज यूक्रेन यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में एक प्रस्ताव लेकर के आ गया। इसमें मांग रखी गई थी कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन से बाहर निकाल दे और वॉर क्राइम्स के लिए उसकी जिम्मेदारी को तय किया जाए। जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो हैरान करने वाला नजारा दिखा। 93 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि 18 ने खिलाफ में वोट दिया। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में अमेरिका और रूस दोनों थे। उसने रूस को बचाने के लिए वोट किया। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका रूस का दोस्त हो गया है अब। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को यह प्रस्ताव लाने से रोकने की कोशिश भी की थी, मगर यूक्रेन नहीं माना। इसी खुन्नस में अमेरिका ने यूक्रेन को अब दरकिनार कर दिया है। वैसे तो जनरल असेंबली में वोटिंग का कोई खास अहमियत उसकी रहती नहीं है, लेकिन अमेरिका का स्टैंड उसकी पुरानी नीति के एकदम उलट था। 36 महीने में पहली बार रूस के समर्थन में वोटिंग की है उसने। हृदय परिवर्तन जो हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद। नया दौर शुरू हुआ है जिसमें जंग शुरू करने का इल्जाम यूक्रेन पर लगा दिया जाता है। यूक्रेन को अपने मिनरल्स का कंट्रोल सौंपने को कहा जाता है और रूस की शर्तों पर समझौता करने का दबाव डालता है अमेरिका। ये सब वही अमेरिका कर रहा है जो 2 महीने पहले तक यूक्रेन का लंगोटिया यार था, जंग में सबसे ज्यादा मदद दे रहा था और यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप का लालच भी उसने दिया। लेकिन सरकार बदलते ही सिक्के का पहलू बदल गया, सुर बदल गए, जज्बात भी बदल गए। जानकारों का मानना है कि यह सरासर विश्वासघात है। ये जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि यूएस की इमेज का सवाल है। इस घटनाक्रम ने अमेरिका के फ्रेंडशिप बैंड का धागा खोल दिया है और हेनरी किसिंजर का एक डायलॉग चर्चा में है जब उन्होंने कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन अमेरिका की दोस्ती तो जानलेवा है। अमेरिका अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए कुख्यात क्यों है? ट्रंप 2.0 में यह आरोप जोर क्यों पकड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के क्रेजी डिसीजंस की वजह क्या है? आज के एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। हेनरी किसिंजर जर्मनी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। जब हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कैंपेन चलाया तब वो अमेरिका गए, जान बचाकर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के लिए लड़े। जंग के बाद अकैड्स की तरफ चले गए, करियर बनाया। 1969 में व्हाइट हाउस पहुंचे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपना उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया था। बाद में उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। किसिंजर कोल्ड वॉर के सबसे नाटकीय दौर में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रहे थे। उनके मार्फत अमेरिका ने चीन के साथ करीबियां बढ़ाई। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में नरसंहार का रास्ता तैयार किया। बाद में वियतनाम में युद्ध विराम के लिए किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज भी मिला और ये नोबेल प्राइज की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। एक ओबामा वाली भी थी। किसिंजर के ही दौर में तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ। उन्होंने ही निक्सन को इजराइल का सपोर्ट बढ़ाने के लिए तब तैयार किया था। इन सब के अलावा चिली में तख्ता पलट और कई देशों में विद्रोह कराने में भी उनकी भूमिका थी। ऑल इन ऑल किसिंजर यूएस के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने इसमें मोरालिटी या इंटरनेशनल लॉ जैसी छोटी मोटी चीजों को आड़े नहीं आने दिया। फिर हम उनका बयान देखते हैं, बीइंग अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो एक विरोधाभास आपको नजर आता है। किसिंजर ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, फिर आपको एक अलग कहानी नजर आएगी। दरअसल 1968 के राष्ट्रपति चुनाव में रिचर्ड निक्सन की जीत हुई थी। वो वियतनाम वॉर में और ज्यादा उलझने से हिचकिचा रहे थे। वॉर के टाइम वियतनाम 2 हिस्सों में बटा था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वियतनाम को सोवियत संघ का सपोर्ट था, साउथ को यूएस का था। अमेरिका ने शुरुआत मिलिट्री एडवाइजर्स भेजने से की थी, बाद में उसे खुद मैदान में उतरना पड़ा। हजारों सैनिक उसके मारे जा रहे थे और इस सब कुर्बानी के बावजूद नतीजा अमेरिका के पक्ष में आ नहीं रहा था। 1960 के दशक में अमेरिका में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। सरकारों का भविष्य इस मुद्दे से तय होने लगा। 1968 के इलेक्शन में जो कैंपेन चला, निक्सन ने पीस विद ऑनर की बात कही, जीत गए। इसी के बाद वियतनाम में पीस डील की उम्मीदें बढ़ी। 1968 में इसी मसले पर किसिंजर और अमेरिकी लेखक विलियम बकले के बीच बातचीत हो रही थी। किसिंजर ने इस बात पर जोर दिया कि निक्सन सरकार को साउथ वियतनाम के नए राष्ट्रपति गुएन वान थियू को सपोर्ट करते रहना चाहिए, जबकि थियू पर वोटिंग में धांधली और तानाशाही के इल्जाम लगे थे। 1963 में इन्हीं परिस्थितियों में साउथ वियतनाम के पहले राष्ट्रपति
गो दिन दाइम की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी हाथ बताया गया, जबकि वो अमेरिका के ही मित्र थे। बाद में कुछ मसलों से दोनों में दूरियां पैदा हुई थी। किसिंजर को लगता था कि थियो का हश्र भी दाइम जैसा हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि निक्सन को यह समझना होगा कि अगर साउथ वियतनाम के राष्ट्रपतियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहा तो दुनिया भर में ऐसा मैसेज जाएगा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना तो जानलेवा है। यानी किसिंजर अमेरिकी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे, एक वाजिब सलाह दे रहे थे अपनी सरकार को। उनकी सलाह रिचर्ड निक्सन ने तो मान ली, पर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार दिख नहीं रहे। यूक्रेन का संकट इसी बेरुखी का नतीजा है, इसलिए किसिंजर का मिसकोटेड कोट इस सिचुएशन पर सही बैठने लगा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने दोस्तों को छोटी गंगा बोल करके नाले में कुदाया हो और अपना मतलब निकलते ही वो खुद बाहर निकल गया हो। तो इससे पहले कई बार ऐसा कर चुका है, आप गिनिएगा। पहला उदाहरण ताइवान का है। अक्टूबर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई। माओ जेडोंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP ने सत्ता हथियाई। उन्होंने चांग काई शेक को मेनलैंड चाइना से बाहर खदेड़ दिया। चांग अपने दल बदल के साथ भागकर फार्मोसा द्वीप पर चले गए। इसको आज ताइवान कहा जाता है। शुरुआती दौर में अमेरिका ने ताइवान को ही चीन का असली हकदार माना। UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ताइवान के पास थी। माओ जेडोंग वाले चीन को तो UN में भी शामिल किया नहीं गया, और तो और अमेरिका ने उसे मान्यता भी नहीं दी थी। फिर 1960 का दशक आया। चीन और सोवियत संघ के बीच कुछ दरार पड़नी शुरू हुई। तब अमेरिका ने चीन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की ताकि सोवियत संघ को अलग थलग किया जा सके। इसी कोशिश के तहत जुलाई 1971 में हेनरी किसिंजर ने चीन का सीक्रेट दौरा किया। उसमें चीन की UN मेंबरशिप का रास्ता बना। अक्टूबर 1971 में ताइवान को UN से बाहर निकाल दिया गया और उसकी सीट चीन को दे दी गई, सिक्योरिटी काउंसिल की भी अंततः। बहरहाल 1972 में निक्सन चीन पहुंचे, माओ से मीटिंग की उन्होंने। उसके बाद अमेरिका ने चीन के साथ बायलैटरल रिलेशंस बनाने पर जोर दिया। 1978 में अमेरिका ने चीन को मान्यता भी दे दी। उसने वन चाइना पॉलिसी पर सहमति जताई। फिर ताइवान को मान्यता देने का तो सवाल नहीं उठता। ताइवान आज तक UN से बाहर है। चीन उस पर कब्जे की धमकी देता है। अमेरिका ने वादा किया था एक वक्त कि बाहरी हमले की सिचुएशन में वो ताइवान की रक्षा करेगा, अपनी फौज भी उतार देगा। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अगर डिफेंस गारंटी आपको चाहिए तो हमको पैसा चाहिए, वरना हम मदद नहीं कर पाएंगे। पैसा दो, सिक्योरिटी लो। इसके चलते ताइवान का संकट बढ़ गया है। उसके साथ दूसरी बार धोखा हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल साउथ वियतनाम का, अभी हमने बताया भी। वियतनाम वॉर में अमेरिका ने साउथ वियतनाम का सपोर्ट किया, उसकी फौज को ट्रेनिंग दी, बाद में अपने सैनिक भी लगाए। 1973 आते आते अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि वियतनाम में उसकी जीत संभव नहीं है। फिर आनन फानन में उसने नॉर्थ वियतनाम के साथ सीज फायर डील कर ली। साउथ वियतनाम पर भी डील साइन करने का दबाव डाला गया। इस तरह अमेरिका ने जंग खत्म कर दी और अपने फौजियों को तो बाहर निकालने लगा वो। लेकिन वो साउथ वियतनाम के अपने साथियों को भूल गया। उस पर कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम के हमले का खतरा मंडरा रहा था और उन्हें बचाने वाला तब कोई नहीं था। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ वियतनाम की फौज ने साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया। साइगोन के पतन के साथ ही पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्ट झंडा फहराने लगा। अमेरिका को अराजकता वाली स्थिति में तब बाहर निकलना पड़ा था। बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही आइकॉनिक तब की तस्वीरें हैं एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर्स। उस दौर में साउथ वियतनाम के लोग अमेरिकन को नीली आंखों वाले तांत्रिक कहकर बुलाने लगे थे। वो एक और टर्म का इस्तेमाल करते थे, चेलांग। चेलांग ऐसे जुआरियों को कहा जाता है जो गेम हारने के बाद पैसा चुकाए बिना भाग जाते हैं। ऑब्वियसली US की बात हो रही है। तीसरे एग्जाम्पल पर चलिए आप। मैनुअल नोरिएगा पनामा में पैदा हुआ। पनामा सेंट्रल और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। देश के नाम पर एक नहर भी है जिससे दुनिया का 5% कारोबार होता है, और ये नहर अमेरिका ने ही बनाई थी। 1999 तक उस पर कंट्रोल भी उसी का रहा, US का। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर चरम पर था। अमेरिका को अपने पड़ोस में कम्युनिज्म फैलाने का खतरा सता रहा था। तब एक तरकीब निकाली गई। उसने साउथ अमेरिकन देशों से कुछ नौजवान चुने, अपने यहाँ ट्रेन किया। आगे चलकर अपने अपने देशों में सेना और सरकार में बड़े पदों पर ये लोग चले गए। कुछ कुख्यात तानाशाह भी बने और इन्हीं में से एक था मैनुअल नोरिएगा। 1968 में पनामा की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये चीफ बन गया। साथ ही साथ CIA का खबरी भी था। नोरिएगा ने जल्दी ही फौज और सरकार पर कंट्रोल किया और फिर वो ड्रग माफिया बन गया, तस्करी में शामिल हो गया। बदले में तस्करों से पैसे लेता। इसके बारे में CIA को पता था। 1976 में वो CIA के मुखिया जॉर्ज बुश सीनियर से भी मिला। उसको आसपास के कम्युनिस्ट गुटों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद चाहिए थी। ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। हालांकि बुश सीनियर
लंबे समय तक इस मुलाकात से इनकार करते रहे कि वो कभी नोरिएगा से मिले थे। फिर 1983 में नोरिएगा पनामा का सुप्रीम लीडर बना। इस समय भी उसको CIA से सैलरी मिल रही थी, प्रोटेक्शन मिल रही थी। फरवरी 1988 आते आते उसके पेरोल पर रहा CIA के। फिर अमेरिका को ड्रग्स की तस्करी और बाकी अपराधों की याद आई। असल में कोल्ड वॉर खात्मे की तरफ बढ़ गया था। अमेरिका को नोरिएगा की अब उतनी ज़रूरत थी नहीं, तो वो उनके लिए बोझ बनता जा रहा था, इसलिए ड्रग याद आया। फिर 1989 का साल आया। CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉर्ज बुश सीनियर US के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पहले ही भाषण में कह दिया कि हम ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं। सबटेक्स्ट था इसमें। दिसंबर 1989 में उनके आदेश पर US आर्मी ने पनामा में ऑपरेशन चलाया। नोरिएगा को अरेस्ट किया गया, 40 साल की जेल हुई। बीच में उसको फ्रांस भेज दिया गया, कुछ समय के लिए पनामा की जेल में रखा गया। 2017 में नोरिएगा, अमेरिका का दोस्त, जेल में मरा। चौथा एग्जाम्पल, अफगानिस्तान। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। इसमें उसके सहयोगी देश भी शामिल हुए। इनका मकसद था तालिबान को सत्ता से हटाना। कामयाब भी हो गए। 3 महीने के अंदर तालिबान काबुल से भागा, लेकिन अमेरिका और उसके पार्टनर्स ने फौज बाहर निकाली नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान में कहा कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क दोबारा खड़ा करेंगे अपने पैरों पर। उसमें तालिबान के लिए कोई जगह इन्होंने रखी नहीं। मगर जब उनसे संभला नहीं, उन्होंने तालिबान के साथ ही शांति समझौता किया। इस समझौते में अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को अंधेरे में रखा। असल में अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से भागना चाहता था। उसने अगस्त 2021 की डेडलाइन रखी और डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका था। अमेरिका के समर्थन वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर निकलना पड़ा। इसी के साथ अमेरिका की मदद करने वाले अफगानों का भविष्य अधर में लटक गया। कुछ को एयरलिफ्ट किया गया, मगर हजारों आज भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। जो लोग अमेरिका या यूरोप के देशों में पहुंच गए हैं, उनका फ्यूचर भी तय नहीं है। उनमें से कईयों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। 5वां एग्जाम्पल जॉर्जिया का है। जॉर्जिया भी यूक्रेन की तरह नेटो में मेंबरशिप के लिए परेशान था, चाहता था कि शामिल हो जाए। उसमें अमेरिका ने चाबी भरी। 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, जूनियर वाला है ना, यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों की नेटो मेंबरशिप का समर्थन किया था। अप्रैल में नेटो समिट हुई तो वहां भी प्रपोजल लेकर गए। तब जर्मनी और फ्रांस ने समझाया, बुश को बताया कि इतना उतावला होना ठीक नहीं है, रूस के साथ रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे। मगर जॉर्जिया फिर भी नहीं माना। उसको US से सपोर्ट का भरोसा था। उसने अपने अशांत इलाके साउथ ओसेटिया पर कंट्रोल की कोशिश की। 1972 से ही ओसेटिया ने खुद को आज़ाद घोषित किया हुआ था, उन्हें मिला था रूस का समर्थन। जॉर्जिया ने दबदबा दिखाया तो पुतिन ने अपनी फौज उतारी। 5 दिनों के अंदर रूसी सेना राजधानी तिब्लिसी तक पहुंच गई। जॉर्जिया मदद की राह देखता रहा, मगर अमेरिका ने कोई खबर उसकी नहीं ली। 6वां एग्जाम्पल भी है, एक बिजनेस डील का। 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ 12 सबमरीन्स की डील की। जब देरी होने लगी तो इरादा बदला। ऑस्ट्रेलिया ने बैकडोर से US और ब्रिटेन से बात शुरू की। 2021 में उसने फ्रांस वाली सबमरीन डील कैंसिल की, ब्रिटेन के साथ नई डील साइन की जिसमें US साथ आया। फ्रेंच डील को तोड़वाने में अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका थी। जब फ्रांस को पता चला तो खूब नाराज हुआ। उसने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। फ्रांस का नेवल ग्रुप सबमरीन्स बनाता है। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत तक वापस बुला लिए थे तब। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने कोट किए। अमेरिकी विश्वासघात की कहानियां और भी हैं, लेकिन इससे आगे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अमेरिका के लिए अपने हितों से ऊपर कुछ नहीं है। इसके लिए वो अपने कथित दोस्तों को कई बार कुर्बान कर चुका है। अभी तक यूरोप इसका फायदा उठा रहे थे, अब वो भी इसकी चपेट में आए हैं। उनके लिए अमेरिका की दोस्ती जानलेवा बनती जा रही है। हेनरी किसिंजर ने इस दिन की उम्मीद तो कतई नहीं की होगी। यहाँ पर सवाल उठता है कि ट्रंप को इमेज की परवाह क्यों नहीं है। दरअसल ट्रंप थिंक्स लाइक अ बिजनेसमैन, एक्ट्स लाइक अ बिजनेसमैन, हैं भी बिजनेसमैन। उनका प्रशासनिक अनुभव 0 है। अमेरिकी इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति हैं इकलौते, कभी मिलिट्री में नहीं रहे, न सरकार में। बैकग्राउंड रियल एस्टेट का है और वही सब लेकर वो पॉलिटिक्स में आ गए। ट्रंप ने अपने बारे में कहा था कि डील करने का मेरा तरीका सिंपल है, बहुत ऊंचा मकसद चुनता हूं और तब तक पुश करता रहता हूं जब तक मुझे मेरी मनचाही चीज न मिल जाए। ये उनकी डिप्लोमेसी में भी दिख रहा है। वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता रहे हैं। गाजा में रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। यूक्रेन को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल सौंपने को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सारी बातें कानून के हिसाब से अवैध हैं। ये अमेरिका के उदारता, लोकतंत्र और नैतिकता के दिखावे वाली छवि से मेल नहीं खाता। मगर ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए अपना लाभ सबसे बड़ा इमेज बिल्डर है। इसको उनकी टीज के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिजनेस में फेल होने वाले ट्रंप सेम ट्रिक से डिप्लोमेसी में खुद को सफल साबित करवाना चाहते हैं। उनसे दोस्तों और दुश्मनों में फर्क की उम्मीद करना
बेमानी होगा। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी में से ज़्यादा खतरनाक आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूक्रेन वॉर और पीस डील के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। विस्तार से जानने की आपकी इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। आज का राजदूत जो अभिषेक ने लिखा, निवेदिता ने रिकॉर्ड किया, अभिषेक की मदद के साथ वो यहीं पर कंक्लूड होता है। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।